हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकंड ईयर पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। उसमें जो अपना ये सर्किट एनालिसिस चल रहा था, उसमें टॉपिक था नेटवर्क थ्योरम। 3 नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट हो गई थी। चौथी नेटवर्क थ्योरम आज देखेंगे। चौथी नेटवर्क थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओ। ये जेड इक्विवेलेंट है, ये जेड एल है, ये ई इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट है और इसमें करंट फ्लो हो रही है आपके आई इक्विवेलेंट। नोट करो। इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा ZL, लोड प्रतिबाधा ZL तथा श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट है। कौन कौन सी? लोड प्रतिबाधा, लोड इम्पीडेंस और श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट आपस में संयुग्मी होगी। आपस में संयुग्मी, कॉन्जुगेट, आपस में कॉन्जुगेट या संयुग्मी होंगी, तब परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तब परिपथ में अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। यदि ZL और जेड इक्विवेलेंट, ZL ये वाली और जेड इक्विवेलेंट आपस में संयुग्मी होगी, तो इस परिपथ में अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा
प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध प्लस प्रतिघात। प्रतिरोध प्लस प्रतिघात। प्रतिघात कौन कौन से हैं? प्रतिघात भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका धारितीय, यानी जब कैपेसिटर जुड़ा हो। एक होता है आपका इंडक्टेंस जुड़ा हो, प्रेरकीय, धारितीय और प्रेरकीय, यानी या तो इंडक्टेंस जुड़ा होगा या संधारित्र जुड़ा होगा। संधारित्र जुड़ा होगा तो धारितीय प्रतिबाधा, इंडक्टेंस प्रेरकत्व जुड़ा होगा तो प्रेरकीय प्रतिबाधा। ये हो गया होगा। अब इसका सिद्ध करो, इसको सिद्ध करेंगे। प्रूफ। इसमें लिखो प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध प्लस प्रतिघात। प्रतिरोध प्लस प्रतिघात तो जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रतिरोध को आर इक्विवेलेंट से, प्रतिघात को जे एक्स इक्विवेलेंट से। ये हो गया। दूसरा जेड एल का मान कितना हो जाएगा? जेड एल का मान हो जाएगा आपका आर एल प्लस जे एक्स एल। ये यानी यहाँ पर जेड एल का मान कितना हो गया? जेड एल का मान हो गया आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स एल। जेड एल का मान हो गया आर एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर, एक्स इक्विवेलेंट और यहाँ जे एक्स एल। ये हो गया। अब अधिकतम शक्ति संचरण प्रतिबाधा ये पर में क्या कहती है? जब आपस में संयुग्मी होंगे, जब आपस में संयुग्मी होंगे तब ही सर्किट में अधिकतम शक्ति संचरण होगी। संयुग्मी मतलब जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव होगा, तभी सर्किट से अधिकतम शक्ति संचरित होगी। लिख लो अधिकतम शक्ति संचरित होने पर, अधिकतम शक्ति संचरण होने के लिए जेड इक्विवेलेंट व जेड एल संयुग्मी होंगे, जेड एल व जेड इक्विवेलेंट संयुग्मी होंगे। अर्थात जेड एल का मान आना चाहिए या जेड इक्विवेलेंट का, या तो ये आना चाहिए जेड इक्विवेलेंट का मान आना चाहिए आर एल माइनस जे एक्स एल, या तो ये होना चाहिए या जेड एल का मान होना चाहिए आर इक्विवेलेंट माइनस, अर्थात ये होना चाहिए। ये सिद्ध करना है अपन को।
ये सिद्ध करना है। ये हो गया, इसको नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो। क्या आया? सर्किट है, इसमें जेड श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जेड इक्विवेलेंट और लोड इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस जुड़ी हुई है और जेड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जुड़ी हुई है। धारा का अधिकतम संचरण कब होगा? जब ये जेड इक्विवेलेंट और जेड एल संयुग्मी हो, अर्थात इनके मान जैसे ये आ रहे थे, तो अगर जेड एल का मान ये आता है, जेड एल का मान आपका ये आता है आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स एल, तब अधिकतम करंट फ्लो होगा। तो अपन को सिद्ध करना है, अतः अधिकतम शक्ति संचरण के लिए सिद्ध करना है अतः सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है? अतः अपन को दो चीज़ें सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है। पहला, आर इक्विवेलेंट ये बराबर होना चाहिए आर एल के, पहला तो ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है धारितीय प्रतिरोध एक्स एल माइनस एक्स इक्विवेलेंट हो वह, अतः सिद्ध करना है ये दो चीज़ें, नोट करो। अब देखो, आई एल का मान निकालो, जो जेड एल में करंट फ्लो हो रही है आई एल, वो निकालो ओम के नियम से। ये अपन को सिद्ध करना है, आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आर एल के बराबर है और एक्स इक्विवेलेंट एक्स एल एक्स माइनस एक्स इक्यू के बराबर है। इसके लिए जेड एल में प्रवाहित धारा या परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई एल कितनी हो जाएगी? ओम के नियम से ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, मान पुट कर दो, आई एल का मान पुट किया तो ये आ गया अपना ई इक्विवेलेंट इसका मान पहले यही था ना, आर एल एक्स एल, यहाँ से आई एल का मान हो गया, आई एल का मान हो गया ई इक्विवेलेंट ये हो गया ये तो आ गया धारा का मान। परिपथ में संचरित शक्ति यहां लिखो, परिपथ में संचरित शक्ति, संचरित शक्ति कितनी हो जाएगी?
शक्ति का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, वी क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V क्या होता है आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर और एक आई पहले से है तो आई स्क्वायर आर, आर कौन सा एल, आर ये वाला करो, इससे शक्ति निकालो इस वाले से, तो शक्ति हो जाएगी अपनी आई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसका, ये नोट करो एक बार, सुबह का 10 से 4 क्लासें, हाँ अधिकतम शक्ति क्या होगी या शक्ति क्या होगी, आई स्क्वायर आर एल, आई स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा P क्या हो जाएगी, E इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर एल अपॉन आर, संयुग्मी का क्या होता है, संयुग्मी का स्क्वायर A प्लस आई बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संयुग्मी का स्क्वायर ये होता है, ये हो जाएगा प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एक्स एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आ गया। ये नोट करो, इसमें आगे लिखो, परिपथ से अधिकतम शक्ति तभी संचरित होगी, परिपथ से अधिकतम शक्ति तभी संचरित होगी जब कुल प्रतिघात 0 हो, जब कुल प्रतिघात 0 हो, अर्थात ये वाला 0, इसमें लिखो परिपथ से इसको समीकरण कर लेना आप, एक तो आ गया था अपना ये वाला जेड इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, इक्वेशन 1 थी, दूसरी आई थी जेड एल आर एल प्लस जेड एक्स ई एक्स एल, इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 3 थी अपन को जो सिद्ध करना था, इक्वेशन 3 थी 2 या जेड एल ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 5, इसमें लिखो परिपथ से अधिकतम शक्ति का संचरण तभी होगा, परिपथ से अधिकतम शक्ति का संचरण, अधिकतम शक्ति का संचरण तभी होगा जब परिपथ में कुल प्रतिघात 0 हो, जब परिपथ में कुल प्रतिघात 0 हो, कुल प्रतिघात 0 हो, कुल प्रतिघात ये वाला इसका मान 0 हो तभी अधिकतम शक्ति का संचरण होगा, अतः एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का स्क्वायर 0, यानी एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल बराबर 0 और एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स एल, एक तो ये आ गया,
जो प्रूव करना था उसमें से एक आ गया। अधिकतम शक्ति परिपथ से अधिकतम शक्ति का संचरण तभी होगा जब परिपथ में कुल प्रतिघात शून्य हो। प्रतिघात वाला यह है तो इसका मान शून्य होना चाहिए, इसका मान शून्य होगा तभी परिपथ में अधिकतम शक्ति संचरित होगी। अब देखो ये तो शून्य हो गया, अपने पास बचा ये, अपने पास इक्वेशन में ये रहा। अब अधिकतम शक्ति का संचरण तभी होगा, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए यहां लिख देता हूं मैं, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए dp अपॉन DRL होना चाहिए, होना, ये उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालते हैं ना, तो समाकलन का मान 0 होगा, यानी इसके समाकलन का मान 0 होगा तभी सर्किट से परिपथ से अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। करो तो ये हो जाएगा d अपॉन DRL, P का मान हो जाएगा आपका E स्क्वायर इक्विवेलेंट RL। एक तो ये है, दूसरा ये ऊपर चला जाएगा पावर -2, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट प्लस RL की पावर -2। ये समाकलन कर दूं, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका कर देंगे, दोबारा से इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कर देंगे। तो पहले इसका करूं, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर E इक्विवेलेंट RL का 1 हो गया, ये वाला कांस्टेंट R इक्विवेलेंट प्लस RL की पावर -2 प्लस इस वाले को कांस्टेंट रख लो, E स्क्वायर इक्विवेलेंट RL पावर -2 आगे आ गई और पावर 1 बढ़ जाएगी, -3, ये हो गया। यानी इसको लिख दें E इक्विवेलेंट का स्क्वायर R इक्विवेलेंट प्लस RL का स्क्वायर -2 इक्विवेलेंट RL अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ये 0 के बराबर चल रहा था, हो गया। अब इसको आगे देखो, नोट करो यहाँ तक। यहाँ से ये हो जाएगा, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम आ गया आपके R इक्विवेलेंट प्लस RL की पावर 3, यहाँ से E इक्विवेलेंट का स्क्वायर R इक्विवेलेंट प्लस RL -2 इक्विवेलेंट
आर एल इज इक्वल टू 0। ये हो गया। स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर, यहाँ से देखो ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, 0 हो जाएगी, ये तो होगी 0। और यहाँ से देखो ई स्क्वायर 0 ले लेंगे, सॉरी ई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल माइनस 2RL बराबर 0। ये नीचे वाली उधर जाके 0 हो गई, यहाँ से 2RL और यहाँ से RL, -2 में से एक RL गया, तो ये हो गया आपका ई स्क्वायर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट माइनस RL इज इक्वल टू 0। ये वाली समीकरण आ गई। ई इक्विवेलेंट कभी 0 नहीं होता, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मान 0 नहीं होगा। अगर इसका मान 0 हो गया तो सर्किट में करंट शक्ति संचरित नहीं होगी। शक्ति तभी संचरित होगी जब वोल्टा का कुछ ना कुछ मान दिया हो, जब कुछ वोल्टा का मान होगा तभी सर्किट में करंट फ्लो होगा, शक्ति संचरित होगी। तो E डज नॉट इक्वल टू 0, ई का मान कभी भी 0 नहीं होगा, तो 0 किसका मान होगा, इसका मान होगा। अतः आर इक्विवेलेंट माइनस आर एल बराबर 0 होगा। ये 0 होगा तो आर इक्विवेलेंट आर एल आ रहा है, आ गया। नोट करो। दोनों कंडीशन आ गई अपने पास। ये आ गया, तो अपने पास एक इक्वेशन आई थी, उसमें क्या था, उसमें था ई स्क्वायर इक्विवेलेंट आर एल आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, ऐसी कोई इक्वेशन आई थी पी के बराबर। यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, मतलब आर एल और आर इक्विवेलेंट बराबर हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर एल आर इक्विवेलेंट की जगह आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर, ये हो गया ई स्क्वायर आर एल 2RL स्क्वायर है तो 4RL स्क्वायर, एक कैंसिल आउट, तो P का मान हो गया ई इक्विवेलेंट, ये चल रहा था इक्विवेलेंट अपॉन 4RL, अधिकतम संचरित शक्ति, ये है अधिकतम संचरित शक्ति। ये अधिकतम संचरित शक्ति है कब आई, जब इक्विवेलेंट का मान लोड के बराबर हो गया। अपना मान आ गया ना, देखो अपने पास तीन चीजें आई इसमें,
तीन इक्वेशन आई। पहली क्या आई, XL माइनस एक्स इक्विवेलेंट, ये आ गया। दूसरा RL का मान आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। तीसरा आ गया अधिकतम संचरित शक्ति, P इक्विवेलेंट फॉर RL, ये मान आ गए। अभी जो डेरिवेशन किया उससे ये तीनों मान आ गए, तीनों मान आ गए। अतः Z इक्विवेलेंट या अतः श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा, अतः श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा, श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कौन सी जुड़ी है, Z इक्विवेलेंट जुड़ी प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के संयुग्मी होगी। लोड प्रतिबाधा कौन सी, ZL के संयुग्मी होगी, संयुग्मी होंगी। अर्थात ZL इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट माइनस X इक्विवेलेंट, ये आ गया। अतः श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट लोड प्रतिबाधा ZL के संयुग्मी होगी और तथा परिपथ में अधिकतम शक्ति, परिपथ में अधिकतम शक्ति कितनी, P इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट फॉर RL का संचरण होगा, का संचरण होगा। परिपथ में अधिकतम शक्ति P E इक्विवेलेंट अपॉन 4RL का संचरण होगा। यह आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट हो गई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट हो गई। नोट कर लो इसको। देखो क्या क्या आया इसमें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इसी को भी मैं नया बना देता हूँ। यह आपका E इक्विवेलेंट, इसका मान कभी 0 नहीं होगा। ये IL, ये ZL, ये आपकी हो गई Z इक्विवेलेंट। ये सर्किट है, Z इक्विवेलेंट, ZL और E इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा इम्पीडेंस, प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध और प्रतिघात का योग। प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध और प्रतिघात का योग। तो Z इक्विवेलेंट क्या हो गई, R इक्विवेलेंट प्लस प्रतिघात
तुल्य प्रतिघात, यानी तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिघात का योग तुल्य प्रतिबाधा हो गई। दूसरा जेडएल, जेडएल क्या हो गया, ये हो गया लोड प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिघात। लोड प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिघात, सही। ये तो दे रखा है। अब अपन देख रहे हैं कि इसमें अधिकतम शक्ति का संचरण कब होगा। इसमें देख रहे हैं अधिकतम शक्ति का संचरण कब होगा। अधिकतम शक्ति के लिए क्या, जो जेड इक्विवेलेंट है वो और जेड एल संयुग्मी होने चाहिए। जेड इक्विवेलेंट और अधिकतम शक्ति के लिए जेड इक्विवेलेंट और जेड एल ये क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट, संयुग्मी होने चाहिए। अर्थात संयुग्मी यानी संयुग्मी कब होगी, जब जेड एल का मान या तो ये आ जाए, जेड एल का मान आ जाए आर इक्विवेलेंट माइनस, या तो ये मान आ जाए, या जेड इक्विवेलेंट का मान ये आ जाए, अगर ये हो जाए जेड इक्विवेलेंट और जेड एल आपस में संयुग्म हो जाए तो परिपथ में अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। जो पावर है पी वो क्या होगी, मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों संयुग्मी हो जाए। अब ये संयुग्मी कब होंगे, जब ये संयुग्मी होंगे आर एल बराबर आर इक्विवेलेंट हो। ये जो प्रतिबाधा है इसका प्रतिरोध और जो लोड प्रतिबाधा है इसमें जो लोड प्रतिरोध है वो बराबर हो, पहली कंडीशन। दूसरी, दूसरी कंडीशन ये हो, ये दोनों होंगे तभी सर्किट से अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। देखो यही तो किया, आर एल की जगह आर इक्विवेलेंट रख दिया, एक्स एल की जगह माइनस एस इक्विवेलेंट रख दिया। यहाँ से ऊपर वाले में भी यही किया, आर इक्विवेलेंट था उसकी जगह आर एल रख दिया, एक्स इक्विवेलेंट की जगह एक्स एल रख दिया। ये होंगे तभी अधिकतम शक्ति का संचरण होगा, तभी अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। अधिकतम शक्ति कितनी, पी ई इक्विवेलेंट अपॉन 4RL, ये अधिकतम शक्ति होगी। इसके बाद अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है आपका इसमें जेड इक्विवेलेंट का मान है जेड इक्विवेलेंट का मान है और ई इक्विवेलेंट है आपका
10 वोल्ट, ये जेड एल। एक तो जेड एल का मान निकालना है, जेड एल का मान निकालो। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जेड एल का मान याद करो तथा अधिकतम संचरित शक्ति ज्ञात करो तथा अधिकतम संचरित शक्ति ज्ञात करो। अधिकतम संचरित शक्ति ज्ञात करो। जेड एल का मान कितना होगा? जेड एल का मान सबसे पहले तो ये जेड एल, ये क्या है? आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। ये तो जेड एल का मान कितना हो जाएगा? जेड एल होता क्या है? जेड एल होता है आर एल प्लस एक्स एल। तो अधिकतम शक्ति संचरण में क्या होता है? आर इक्विवेलेंट आर एल होता है, एक्स इक्विवेलेंट माइनस एक्स एल होता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? जेड एल का मान, जेड एल का मान हो जाएगा इक्विवेलेंट का मान 1.5, सही, प्लस, अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, देखो माइनस जे 1 ओम। जेड एल का मान आ गया, जेड एल का मान ये आ गया, जेड एल का मान आ गया। तो यहाँ लिख दो जेड एल का मान आ गया अपना, जेड एल का मान आ गया 1.5 माइनस जे 1 ओम। दूसरा मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है P इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर 4RL। यहाँ से मैक्सिमम पावर निकालो। मैक्सिमम पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर ई इक्विवेलेंट 20 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर एल का मान, आर एल आर इक्विवेलेंट के बराबर है 1.5। तो ये 20 इंटू 20 ये हो गया 6, 400/6, 400/6। जो पावर होती है इसको किस में मापते हैं? पावर को मापते हैं वोट में, वाट। भाग दे लो देना चाहो तो, 6 छंका 36, दोबारा 40, 66.7 आ गया, 66.7 W का मान, सॉरी P का मान, पावर। तो अधिकतम शक्ति ये होगी 66.7 वाट। इस प्रकार से अपनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट होगी। अब तक 4 हो गई। कौन कौन सी हुई? पहले थी सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट हो गई। दूसरी थी रेसिप्रोसिटी,
रेसिप्रोसिटी थ्योरम कंप्लीट होगी। तीसरा है आपका थेवेनिन थ्योरम, और आज होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। 4 कंप्लीट हो गई, 3 और बच रही हैं।